तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और ज़बरदस्त मूवी के बारे में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर Z2। जी हाँ दोस्तों, इसका जो टाइटल है वो ये है वर्ल्ड वॉर Z2, जिसे एक तरह से मैं आपको बता दूं ये 2014 में आई हुई मूवी, इसका एक तरह से अगला पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि एक ज़ॉम्बी मूवी है। आप सभी को पता होगा दोस्तों। इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो कंफर्मेशन ये निकल कर आई है, इसका दूसरा जो पार्ट है वो आपको 2024 में देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक तरह से मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर ज़ॉम्बी एक तरह से, या आप वर्ल्ड वॉर जेड के नाम से इसे जान सकते हो, 2 के नाम से आप जान सकते हो। दोस्तों इसके बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों इसके बारे में अब हम बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। वर्ल्ड वॉर Z 2013 की अमेरिकी एक्शन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क फोर्स्टर ने किया है। इसकी पटकथा मैथ्यू माइकल कार्नाहन, ड्रू गोडार्ड और डेमन लिंडेलोफ ने लिखी है, जो कार्नाहन और जे माइकल स्ट्रेजिंस्की की कहानी है, जो 2006 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। मैक्स ब्रूक्स द्वारा। इसमें ब्रैड पिट ने गेरी लेन की भूमिका निभाई है, जो संयुक्त राष्ट्र के एक पूर्व अन्वेषक हैं, जो अचानक ज़ोंबी सर्वनाश के समाधान की तलाश में दुनिया की यात्रा करते हैं। 12 मिरेल एनोस और जेम्स बैज डेल सहित सहयोगी कलाकारों के साथ। विश्व युद्ध 10। ब्रैड पिट एक छत पर खड़े हैं, उनकी पीठ दर्शक की ओर है और उनके कंधे पर बंदूक बंधी हुई है। वह एक तबाह शहर पर नजर रख रहा है। पास में ही एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। नाट्य विमोचन पोस्टर। निर्देशक मार्क फोर्स्टर। पटकथा की है मैथ्यू माइकल कार्नाहन, ड्रू गोडार्ड, डेमन लिंडेलोफ। कहानी मैथ्यू माइकल कार्नाहन, जे माइकल स्ट्रेजिंस्की पर आधारित। मैक्स ब्रूक्स द्वारा विश्व युद्ध Z द्वारा उत्पादित। ब्रैड पिट, डेड गार्डनर, जेरेमी क्लिनर, इयान ब्राइस। अभिनीत ब्रैड पिट, मिरेले एनोस, जेम्स बैज डेल। छायांकन बेन सेरेसिन ए द्वारा संपादित। रोजर बार्टन, मैट चेसे। संगीत दिया है मार्को बेल्ट्रामी। उत्पादन कंपनियां स्काईडास प्रोडक्शंस, गोलार्ध मीडिया राजधानी, जीके फिल्म्स, प्लान बी एंटरटेनमेंट, 2 डक्स सुपर स्क्रिप्ट 2 द्वारा वितरित। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज करने की तिथि 2 जून 2013 एम्पायर सिनेमा। 21 जून 2013 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 116 मिनट 5। देश संयुक्त राज्य अमेरिका 6-7। भाषा अंग्रेजी। बजट $190 $269 मिलियन 8 सितंबर 2010। बॉक्स ऑफिस $540.5 मिलियन 11। पिट के प्लान बी एंटरटेनमेंट ने 2007 में ब्रूक्स के उपन्यास पर फिल्म के अधिकार सुरक्षित कर लिए और स्ट्रेजिंस्की को लिखने के लिए और फोर्स्टर को निर्देशन के लिए संपर्क किया गया। 2009 में स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए कार्नाहन को काम पर रखा गया था। दिसंबर 2012 में नियोजित रिलीज और $125 मिलियन के अनुमानित बजट के साथ अगस्त में ग्लासगो और अक्टूबर में बुडापेस्ट में जाने से पहले जुलाई 2011 में माल्टा में फिल्मांकन शुरू हुआ। प्रोडक्शन को कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा और जून 2012 में रिलीज की तारीख को पीछे धकेल दिया गया और क्रू 7 सप्ताह की अतिरिक्त शूटिंग के लिए बुडापेस्ट लौट आया। डेमन लिंडेलोफ को तीसरे एक्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन उनके पास स्क्रिप्ट को खत्म करने का समय नहीं था
और ड्रू गोडार्ड को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था। सितंबर और अक्टूबर 2012 के बीच दोबारा शूटिंग हुई, जिससे बजट बढ़कर $190 मिलियन हो गया। हालांकि कुछ प्रकाशनों ने इसे $269 मिलियन तक सूचीबद्ध किया है। वर्ल्ड वॉर जेड का प्रीमियर 2 जून 2013 को लंदन में हुआ और इसे 35वें मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के लिए चुना गया। इसका प्रीमियर 14 जून को न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में हुआ और 21 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं और नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। समीक्षाएं ज्यादातर सकारात्मक थीं, जिसमें पिट के प्रदर्शन और ज़ोंबी शैली के यथार्थवादी पुनरुद्धार के रूप में फिल्म की प्रशंसा की गई, लेकिन आलोचना की गई कुछ लोगों ने जो महसूस किया वह एक विरोधी चरमोत्कर्ष और स्रोत सामग्री के प्रति वफादारी की कमी थी। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसने $190 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $540 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली ज़ॉम्बी फिल्म बन गई। फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद एक सीक्वल की घोषणा की गई थी, लेकिन कथित तौर पर बजट मुद्दों के कारण फरवरी 2019 में इसे रद्द कर दिया गया था। 13 अंतर्वस्तु कथानक संपादन करना। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अन्वेषक गेरी लेन, उनकी पत्नी कैरिन और उनकी 2 बेटियां राचेल और कोनी फिलाडेल्फिया यातायात में फंस गए हैं। जब शहर पर लाशों का कब्जा हो गया है, गेरी को पता चलता है कि काटे गए व्यक्ति को संक्रमित ज़ोंबी में बदलने में 12 सेकंड लगते हैं। परिवार नेवार्क भाग जाता है और एक जोड़े और उनके छोटे बेटे टॉमी के साथ शरण लेता है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव थिएरी उमुटोनी द्वारा भेजे गए एक हेलीकॉप्टर द्वारा बचाया जाता है और वे टॉमी को उसके माता पिता के संक्रमित होने के बाद अपने साथ लाते हैं। समूह को अटलांटिक महासागर में अमेरिकी नौसेना के एक जहाज पर लाया गया है, जहां वैज्ञानिक और सैन्यकर्मी प्रकोप का विश्लेषण कर रहे हैं। एंड्रयू फासबैक, एक वायरोलॉजिस्ट, जोर देकर कहते हैं कि प्लेग एक वायरस है और वैक्सीन का विकास इसकी उत्पत्ति का पता लगाने पर निर्भर करता है। गेरी, जब उसके परिवार को जहाज की सुरक्षा से बेदखल करने की धमकी दी जाती है, तो वह फासबैक की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। गेरी, फासबैक और एक नेवी सील एस्कॉर्ट C-130 हरक्यूलिस पर दक्षिण कोरिया के कैंप हम्फ्रीज के लिए उड़ान भरते हैं, जहां लाशों की पहली रिपोर्ट हुई थी। उतरने पर उन पर ज़ोंबी द्वारा हमला किया जाता है, जिससे फासबैक घबरा जाता है और गलती से अपनी ही बंदूक से खुद को मार लेता है। शिविर में अमेरिकी सैनिकों ने टीम को बचाया और गेरी को पता चला कि बेस में संक्रमण उसके डॉक्टर द्वारा लाया गया था। वहां एक कैद CIA अधिकारी गेरी को इजराइल ले जाता है, जहां मोसाद को प्रकोप से पहले वायरस के बारे में पता चला और एक सुरक्षित क्षेत्र बनाने में कामयाब रहा। जब बेस से उड़ान भरने के दौरान उनके विमान पर ज़ोंबी द्वारा हमला किया जाता है, तो केवल गेरी और पायलट बच जाते हैं। जेरूसलम में गेरी की मुलाकात मोसाद के एक उच्च पदस्थ अधिकारी जर्गेन वार्मब्रुन से होती है, जो बताते हैं कि उन्होंने लाशों के खिलाफ लड़ रहे भारतीय सैनिकों के संचार को रोक दिया था। देश एक बड़ी दीवार बनाकर खुद को अलग करने में कामयाब रहा और शरणार्थियों को शहर में प्रवेश की अनुमति दी। हालांकि शरणार्थियों का जोरदार जश्न गाना बाहर से ज़ोंबी को आकर्षित करता है और ज़ोंबी ऊपर चढ़ने और दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही शहर पर तेजी से कब्जा हो गया, वार्मब्रून ने इजरायली सैनिकों को गेरी को उसके विमान तक वापस ले जाने का आदेश दिया। अराजकता के दौरान गेरी ने एक बूढ़े आदमी और एक क्षीण लड़के को दरकिनार करते हुए लाशों को देखा, जो जमीन पर गिर गए थे और अभी भी रुके हुए थे। जब एस्कॉर्ट्स में से एक सेजेन को उसके हाथ पर काट लिया जाता है, तो गेरी ने आगे के संक्रमण को रोकने के लिए उपांग को काट दिया
और जोड़ी एक वाणिज्यिक विमान पर सवार होकर भाग गई। गेरी ने थियरी को फोन किया और उसे विमान को कार्डिफ में विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिकित्सा अनुसंधान सुविधा की ओर मोड़ने के लिए कहा। एक छुपे हुए ज़ोंबी की खोज की जाती है और उसमें सवार लोग जल्दी से संक्रमित हो जाते हैं। गेरी ने केबिन को तोड़ने और लाशों को बाहर निकालने के लिए ग्रेनेड फेंका, लेकिन परिणामस्वरूप विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गेरी और सेगेन दुर्घटना में बच गए, हालांकि गेरी को सूली पर चढ़ा दिया गया। वे कार्डिफ सुविधा की ओर जाते हैं, जहां गेरी 3 दिन बाद जागने से पहले अपनी चोटों के कारण बेहोश हो जाता है। वह डब्ल्यूएचओ के वैज्ञानिकों को अपना सिद्धांत समझाते हैं कि लाशें असाध्य रूप से बीमार या घायल लोगों को बाईपास कर देती हैं, क्योंकि वे संक्रमण के लिए अनुपयुक्त मेजबान हैं। वह लाश के खिलाफ छलावरण के रूप में खुद को एक इलाज योग्य रोगजंत के साथ इंजेक्शन लगाने का सुझाव देता है। हालांकि वैज्ञानिकों के रोगजंत नमूने सुविधा के ज़ोंबी संक्रमित हिस्से में स्थित हैं। गेरी, सेगेन और प्रमुख डॉक्टर प्रयोगशाला में अपने तरीके से संघर्ष करते हैं। गेरी के जाने से पहले एक अकेला ज़ोंबी उसका रास्ता रोकता है, जिससे उसे अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए खुद को इंजेक्शन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब गेरी दरवाज़ा खोलता है तो उसका सिद्धांत सही साबित होता है। ज़ोंबी उसे बाईपास कर देता है, जिससे वह हाथ में रोगजंत के नमूनों के साथ बाकी लाशों से सुरक्षित रूप से गुजर सकता है। गेरी और सेगेन फ्रीपोर्ट, नोवा स्कोटिया में एक सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां वह अपने परिवार के साथ फिर से मिलते हैं। एक टीका तेजी से विकसित किया गया है जो लाशों के खिलाफ छलावरण के रूप में कार्य करता है, जिससे नागरिकों को संक्रमित क्षेत्रों से सुरक्षित रूप से भागने की अनुमति मिलती है और सैन्य बलों को लाशों से अधिक प्रभावी ढंग से लड़ने की अनुमति मिलती है। ढालना, संपादन करना। ब्रैड पिट गेरी लेन के रूप में एक पूर्व संयुक्त राष्ट्र अन्वेषक जो ज़ोंबी महामारी का इलाज खोज रहा है। गेरी की पत्नी कैरिन लेन के रूप में मिरेल एनोस। डेनिएला कर्टेस सेगेन के रूप में, वास्तव में उसके नाम के बजाय उसकी सैन्य रैंक, जेरूसलम से गेरी का अनुरक्षण। कैप्टन स्पीके के रूप में जेम्स बैजडेल, दक्षिण कोरिया के कैंप हम्फ्रीज में तैनात एक अमेरिकी सेना रेंजर हैं। पूर्व सीआईए अधिकारी के रूप में डेविड मोर्स को उत्तर कोरिया की लाशों के खिलाफ लड़ाई में सहायता करने के लिए कैंप हम्फ्रीज में कैद किया गया था। फना मोकोएना थिएरी उमुटोनी के रूप में संयुक्त राष्ट्र के एक अवर महासचिव, गेरी के पूर्व बॉस जो उसे वायरोलॉजिस्ट के अनुरक्षण के लिए नियुक्त करते हैं। डेविड एंड्रयूज अमेरिकी नौसेना के कप्तान के रूप में उस जहाज के प्रभारी हैं जिसमें लेन परिवार को लाया गया है। कॉन्स्टेंस लेन, गेरी और कैरिन की छोटी बेटी के रूप में स्टर्लिंग जेरिन्स। रेचेल लेन, गेरी और कैरिन की बड़ी बेटी के रूप में अबीगैल हारग्रो। पीटर कैपल्डी, वेल्स में डब्ल्यूएचओ डॉक्टर के रूप में। वेल्स में पियर फ्रांसिस्को फेविनो को डब्ल्यूएचओ डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। रूथ नेग्गा, वेल्स में डब्ल्यूएचओ डॉक्टर के रूप में। वेल्स में मोरित्स ब्लेबटरू को डब्ल्यूएचओ डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। जुर्गन वार्मब्रन के रूप में लुडी बोकेन, एक उच्च पदस्थ मोसाद अधिकारी। ग्रेगरी फिटोसीसी 130 पायलट के रूप में जो गेरी को दक्षिण कोरिया से इजराइल तक उड़ाता है। इसके अलावा एलिस गैबेल ने एंड्रयू फास्बैक की भूमिका निभाई है, जो एक जल्द ही मृत वायरोलॉजिस्ट है जिसे गेरी दक्षिण कोरिया ले गया था। उत्पादन, संपादन करना, विकास, संपादन करना। 2008 में फिल्म का निर्देशन करने के लिए मार्क फोर्स्टर को काम पर रखा गया था। लियोनार्डो डिकैप्रियो की प्रोडक्शन कंपनी एपियन वे प्रोडक्शंस के साथ बोली युद्ध के बाद ब्रैड पिट के प्लान बी एंटरटेनमेंट ने 2007 में मैक्स ब्रूक्स के उपन्यास के स्क्रीन अधिकार सुरक्षित कर लिए।
14 पटकथा का पहला ड्राफ्ट जे माइकल स्ट्रैजिन्स्की द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने काम को अनुकूलित करने में चुनौती की पहचान एक किताब से मुख्य पात्र बनाना जो ज़ोंबी युद्धों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के रूप में पढ़ी जाती है। 15 मार्क फोर्स्टर ने निर्देशन के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और फिल्म को ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन 1974 जैसी 1970 के दशक की साजिश थ्रिलर की याद दिलाने वाला बताया। 16 स्ट्रैजिन्स्की ने 2002 की जासूसी फिल्म द बॉर्न आइडेंटिटी को एक उपयुक्त तुलना के रूप में पहचाना और कहा कि फिल्म का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दायरा होगा जिसने राजनीतिक जोर बनाए रखा। 17 जब ब्रूक्स से फिल्म में उनकी भागीदारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका शून्य नियंत्रण है, लेकिन उन्होंने पिट के लिए एक भूमिका का समर्थन किया। 18 और पटकथा लेखक के रूप में स्ट्रैजिन्स्की के लिए स्वीकृति व्यक्त की। 19-20 ब्रूक्स ने कहा, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन स्ट्रैजिन्स्की ने इसे एक साथ जोड़ने का एक तरीका ढूंढ लिया। मैंने जो आखिरी ड्राफ्ट पढ़ा वह अद्भुत था। 21 मार्च 2008 में एक प्रारंभिक स्क्रिप्ट इंटरनेट पर लीक हो गई थी, जिसके कारण एंट इट कूल न्यूज़ ने इसकी समीक्षा की, जिसमें कहा गया कि नहीं यह एक कठिन पुस्तक का एक अच्छा रूपांतरण है, बल्कि एक शैली परिभाषित कृति जो कर सकती है। देखिए, हम सब इस बात पर बहस कर रहे हैं कि एक ज़ॉम्बी फिल्म सर्वश्रेष्ठ चित्र सामग्री के रूप में योग्य है या नहीं। 22 स्क्रिप्ट को 2007 में सर्वाधिक पसंद की जाने वाली पटकथाओं की ब्लैक लिस्ट में जगह पाने के लिए पर्याप्त सम्मान मिला जो अभी तक निर्मित नहीं हुई थीं। 23 इंट इट कूल न्यूज़ की समीक्षा में यह भी कहा गया है कि फिल्म शैलीगत रूप से चिल्ड्रन ऑफ मेन 2006 के समान प्रतीत होती है, जो गेरी लेन का अनुसरण करती है क्योंकि वह युद्ध के बाद की दुनिया की यात्रा करता है और ज़ोंबी युद्ध से बचे लोगों का साक्षात्कार लेता है जो आश्चर्यचकित होना शुरू कर रहे हैं यदि जीवित रहना किसी भी प्रकार की जीत है। 22 दिसंबर 2008 में स्ट्रैजिन्स्की ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2009 की शुरुआत तक फिल्म का निर्माण शुरू हो जाएगा। 17 लेकिन मार्च 2009 में फोर्स्टर ने कहा कि स्क्रिप्ट अभी भी विकास में थी और उन्हें यकीन नहीं था कि वर्ल्ड वॉर ज़ेड उनकी अगली फिल्म होगी या नहीं। 24 बाद में मार्च में अफवाहें सामने आईं कि प्रोडक्शन कार्यालय स्थापित कर दिए गए हैं और फिल्म शुरुआती प्री प्रोडक्शन में है। 25 फिर जून में फोर्स्टर ने एक साक्षात्कारकर्ता को बताया कि फिल्म में देरी होगी, यह कहते हुए कि इसकी स्क्रिप्ट को अभी भी बहुत विकास की आवश्यकता है और यह अभी भी साकार होने से बहुत दूर है। 26 ब्रूक्स ने खुलासा किया कि जुलाई 2009 में मैथ्यू माइकल कारनाहन द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा जा रहा था। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि यह शो एड निर्माता का इस प्रोजेक्ट में विश्वास है क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा निवेश किया जा रहा है। 27 पैरामाउंट पिक्चर्स और यूटीवी मोशन पिक्चर्स ने 2010 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में घोषणा की कि फोर्स्टर को निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था और पिट को मुख्य भूमिका निभाने की पुष्टि की गई थी। 28 मार्च 2011 में वल्चर पर यह बताया गया कि पैरामाउंट एक वित्त पोषक की तलाश कर रहा था और संभवतः इसके बिना अनुकूलन पर रोक लगा देगा। 29 लेख में यह भी कहा गया है कि पैरामाउंट के सह फाइनेंसर डेविड एलिसन को अदालत में पेश करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। एक हफ्ते बाद यह बताया गया कि डेविड एलिसन के स्काईडांस प्रोडक्शंस और 2 अन्य फाइनेंसरों के साथ गर्म और गहन बातचीत चल रही है। 30 पूर्व उत्पादन संपादन करना प्री प्रोडक्शन अप्रैल 2011 में शुरू हुआ, जिसमें रॉबर्ट रिचर्डसन को सिनेमेटोग्राफर और निगेल फेल्प्स को प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में घोषित किया गया। 31 उसी महीने यह बताया गया कि फिल्मांकन स्थानों में पाइनवुड स्टूडियो और लंदन, इंग्लैंड शामिल होंगे। 32 इसके अलावा अप्रैल में
मिरेल एनोस को गेरी लेन की पत्नी और उनके 2 बच्चों की मां के रूप में चुना गया था। 33 जून में जेम्स बैज डेल ने एक अमेरिकी सैनिक के रूप में फिल्म में शामिल होने के लिए बातचीत शुरू की, जो ज़ोंबी खतरे के प्रति अधिकारियों को सचेत करने की कोशिश करता है। 34 मैथ्यू फॉक्स और एड हैरिस ने बातचीत शुरू की और जूलिया लेवी बोकेन फिल्म में शामिल होने के लिए तैयार थीं। 35 यह बताया गया कि फिल्मांकन अगले महीने माल्टा में शुरू होगा और इसमें वेलेटा और 3 शहर शामिल होंगे। 36 कुछ दिनों बाद यह बताया गया कि फिल्मांकन अगस्त में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भी होगा। 37 शहर फिलाडेल्फिया के लिए 2 उना हो जाएगा, झूठी दुकानों का निर्माण किया जाएगा और सड़कों पर अमेरिकी कारें होंगी। 38 कथित तौर पर ग्लासगो को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कई महीनों तक सही शहर के केंद्र स्थान की तलाश के बाद चुना गया था। 37 फिलाडेल्फिया को फिल्म निर्माताओं के लिए राज्य कर क्रेडिट के बारे में अनिश्चितताओं के कारण पारित कर दिया गया था। 39 फिल्मांकन मूल रूप से ग्लासगो जाने से पहले इंग्लैंड के रॉयल ट्यूनब्रिज वेल्स में करने की योजना थी। 40 बाद में जून में विजुअल इफेक्ट्स हाउस सिनेसाइट ने घोषणा की कि वह महत्वपूर्ण मात्रा में शॉट्स पर काम करेगा। 41 महीने के अंत में यह बताया गया कि पिछली रिपोर्टों के बावजूद न तो फॉक्स और न ही हैरिस फिल्म में अभिनय करेंगे। समिट एंटरटेनमेंट में टाइलर पेरी के साथ एलेक्स क्रॉस में अभिनय करने की अपनी पूर्व प्रतिबद्धता के कारण फॉक्स के पास शेड्यूलिंग संघर्ष था। 42 हालांकि बाद में उन्हें फालमाउथ, कॉर्नवाल में विश्व युद्ध जेड के दृश्यों को फिल्माते हुए देखा गया था। 43 फिल्माने दोस्तों पिछली जो मूवी हमें देखने को मिली थी वो एक तरह से पहले 2013 को 2 जून को देखने को मिली थी, जो कि पहले एम्पायर सिनेमा में रिलीज़ की गई थी और इसी के बाद इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया था। तकरीबन मैं आपको बता दूं तो 21 जून को यूनाइटेड स्टेट के साथ ये इंडिया में तो उस ज़माने में नहीं आई थी, लेकिन अब ये हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। दोस्तों उस समय में इसकी रेटिंग की बात की जाए तो लगभग 78% इसकी IMDb रेटिंग है। और साथ ही साथ जो अब नया सीक्वेंस बन रहा है, ये एक तरह से जब ये रिलीज़ हुई थी उसी के बाद इसकी कंफर्मेशन कर दी गई थी, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण और फिर इसी के बाद जो टीम है उनके अंदर कई एक तरह से लड़ाई झगड़े होने के कारण इसे रोक दिया गया था। और 2019 में वापस इसे बनाने के लिए एक तरह से लहर उठी और धीरे धीरे टीम इकट्ठा करने में एक तरह से जुट चुके हैं सभी लोग। और इसके बाद अब 2030 आ चुका है, तो 2024 के अंदर हमें ये मूवी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसकी अपडेट और VFX तो अब आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे। पिछली वाली जो मूवी आई थी उसके अंदर जो VFX थे वो भी बहुत ही बेहतरीन थे, क्योंकि उस ज़माने में 2013 था, लेकिन फिर भी मुकाबला किया जाए तो आज की VFX के बारे में तो टक्कर देते ही हैं। कहीं ऐसा नहीं लगा कि कुछ फेक है या कुछ है। बाकी ज़बरदस्त अंदाज में एक्शन तो आपको देखने को मिलने ही वाला है और स्टोरी एक तरह से वही ज़ॉम्बीज़ की जो पिछली एक तरह से मूवी में हमें देखने को मिली थी वही कंटिन्यू हमें देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और इसके बारे में और जितनी भी डिटेल हो जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। दिसंबर 2011 में यह बताया गया कि मार्को बेल्ट्रामी ने विश्व युद्ध जेड स्कोर करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। 1969 मई 2013 में ब्रिटिश रॉक बैंड म्यूज ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें संकेत दिया गया कि वे फिल्म के साउंड ट्रैक में योगदान देंगे। उनके 2012 एल्बम द दो एंडी लॉ के गीत द दो एंडी लॉ, आइसोलेटेड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक बैंड नीरो 7071 द्वारा निर्मित फॉलो मी के वाद्य संस्करण का उपयोग किया गया था। 18 जून 2013 को वार्नर ब्रदर्स रिकॉर्ड्स ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया, जिसमें बेल्ट्रामी द्वारा रचित मूल स्कोर शामिल था। 73 मुक्त करना, संपादन करना। अभिनेता ब्रैड पिट फिल्म के सिडनी प्रीमियर में भाग लेते हुए वर्ल्ड वॉर जेड को शुरुआत में पैरामाउंट और स्काईडांस द्वारा 21 दिसंबर 2012 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन मार्च 2012 में इसे 21 जून 2013 तक बढ़ा दिया गया, जिसमें पैरामाउंट ने जैक रीचर को दिसंबर 2012 की तारीख पर रिलीज करने का फैसला किया।
5174 इसका विश्व प्रीमियर 2 जून 2013 को लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में एम्पायर सिनेमा में आयोजित किया गया था। 6 जून को ब्रैड पिट ने अटलांटा, फिलाडेल्फिया, शिकागो और ऑस्टिन में फिल्म की स्क्रीनिंग में भाग लिया। सब एक ही दिन में। 76 फिल्म अपने वैश्विक लॉन्च से 2 दिन पहले 19 जून को एश्टन लेन में ग्लासगो के ग्रोसवेनर सिनेमा में रिलीज हुई थी। 77 और अगले दिन 35वें मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। 78 कुल मिलाकर पैरामाउंट ने दुनिया भर में फिल्म के विपणन में $160 मिलियन खर्च किए। 10 स्वागत संपादन करना। बॉक्स ऑफिस संपादन करना। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में $202.4 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $337.6 मिलियन यानी दुनिया भर में कुल $540 मिलियन की कमाई की। 11 वैरायटी ने इसे सच्चा बॉक्स ऑफिस हिट कहा। 79 हालांकि डेडलाइन हॉलीवुड ने बाद में कहा कि यह मुश्किल से बराबरी पर छूटी। 10 उत्तरी अमेरिका में फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में $25.2 मिलियन कमाए, 80 जिसमें गुरुवार रात और आधी रात के शो से $3.6 मिलियन शामिल थे। 81 इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $66.4 मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी के बाद दूसरे स्थान पर रही। 82 उस समय यह उस फिल्म के लिए दूसरा सबसे बड़ा शुरुआती सप्ताहांत था जिसने पहले स्थान पर शुरुआत नहीं की थी। 85 $8 मिलियन के साथ द डे आफ्टर टुमारो 2004 के बाद 83 किसी फिल्म के लिए सबसे बड़ा शुरुआती सप्ताहांत था। ब्रैड पिट अभिनीत 82 और जून में रिलीज हुई फिल्मों में छठी सबसे बड़ी ओपनिंग। 84 अन्य क्षेत्रों में फिल्म ने अपने शुरुआती दिन गुरुवार 20 जून 2013 में $5.7 मिलियन की कमाई की। 81 और अपने शुरुआती सप्ताहांत में $45.8 मिलियन की कमाई की और तीसरे स्थान पर रही। 82 अहमियत भरा जवाब संपादन करना। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 288 आलोचकों में से 66% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 6.2/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, यह असमान है और स्रोत पुस्तक से अलग है, लेकिन वर्ल्ड वॉर जेड अभी भी ब्रैड पिट से ज़ोंबी शैली में स्मार्ट, तेज गति वाले रोमांच और एक ठोस प्रदर्शन लाता है। 85 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 46 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 63 अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 86 शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 3.5 अंक देते हुए कहा, यह अत्यंत मनोरंजक है और लगभग बिना रुके एक्शन प्रदान करता है। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रैवर्स ने फिल्म को 4 में से 3 अंक देते हुए कहा कि सस्पेंस जानलेवा है। 87 द गार्जियन के हेनरी बार्न्स ने फिल्म को ज़ोंबी शैली में बड़े पैमाने पर गंभीरता का प्रयास माना, जिसके परिणामस्वरूप यदि पारंपरिक एक्शन थ्रिलर हुआ। 88 वैरायटी के लिए लिखते हुए स्कॉट फाउंडस ने फिल्म को ज़ोंबी मूवी कैनन के लिए आश्चर्यजनक रूप से स्मार्ट, मनोरंजक और कल्पनाशील जोड़ पाया, जो बड़े पैमाने पर पुनर्लेखन, पुनः शूट और अन्य पोस्ट प्रोडक्शन पैचवर्क के कुछ दृश्य संकेत दिखाता है। 89 द हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैककार्थी ने कहा कि ब्रैड पिट एक वैश्विक ज़ोंबी विद्रोह के बारे में एक गहन सर्वनाशकारी तमाशे में एक सक्षम प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं। 90 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने कहा, यह व्यावसायिक मनोरंजन की सीमाओं का विस्तार करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि उनके भीतर समय गुजारने के दिलचस्प तरीके खोजने की हर संभव कोशिश करता है। 91 लॉस एंजल्स टाइम्स के केनेथ तुरान ने टिप्पणी की विश्व युद्ध जेड कुछ हद तक अलग अलग फिल्मों की एक श्रृंखला की तरह है
और वह मोड़ जहां नई अंतिम कार्रवाई को कार्यवाही में शामिल किया गया था वह अचूक है, लेकिन जब तक आप फिल्म के परेशान अतीत के बारे में नहीं जानते, आप कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि यह अस्तित्व में है। 92। एक नकारात्मक समीक्षा में न्यूयॉर्क डेली न्यूज के जो न्यूमेयर ने कहा कि वर्ल्ड वॉर जेड कोई ग्रीष्मकालीन थ्रिलर नहीं है। यह एक एनीमिक एक्शन फिल्म है जो निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए मृत अंगों की तरह उत्साह बढ़ाती है। 93। द डेली टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन ने सोचा कि फिल्म अपने परेशान विकास से प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि अंतिम उत्पाद में इसके बारे में विस्तृत बेकारता है और फिल्म में हिम्मत के बीच कोई दिल नहीं है। 94। द रैप के अलोंसो डुराल्डे ने कहा, संभावित मानव विलुप्त होने की भयावहता को चित्रित करने में अपनी सभी प्रभावशीलता के बावजूद फिल्म के वास्तविक मानव इतने निष्प्राण हैं कि यह वीडियो गेम प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज़ का मूवी संस्करण भी हो सकता है। मार्क फोर्स्टर, जन्म 30 नवंबर 1969, एक जर्मन स्विस फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक हैं। उन्हें फीचर फिल्मों मॉन्स्टर्स बॉल, फाइंडिंग नेवरलैंड, स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, क्वांटम ऑफ सोलिस, वर्ल्ड वॉर जेड और क्रिस्टोफर रॉबिन के निर्देशन के लिए जाना जाता है और उन्होंने कई टेलीविजन विज्ञापनों का भी निर्देशन किया है। वह बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित हैं। मार्क फोर्स्टर, 2013 में फोर्स्टर, जन्म 30 नवंबर 1969, उम्र 53, इलर्टिसन, बवेरिया, पश्चिम जर्मनी। राष्ट्रीयता जर्मन बटा स्विस। व्यवसायों फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक। सक्रिय वर्ष 1995। वर्तमान अंतर्वस्तु जीवन और पेशा। संपादन करना। फोर्स्टर का जन्म 30 नवंबर 1969 को जर्मनी के बवेरिया के न्यू उल्म जिले के एयू, आज इलर्टिसन, में हुआ था। जब फोर्स्टर 9 वर्ष के थे तब उनके माता पिता, एक जर्मन डॉक्टर और एक स्विस वास्तुकार, स्विट्जरलैंड चले गए। उन्होंने अपनी किशोरावस्था दावोस में बिताई, जो पूर्वी स्विट्जरलैंड में एक शीतकालीन रिसॉर्ट है, और साथ ही मध्य स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय बोर्डिंग स्कूल इंस्टीट्यूट मोंटाना जुगरबर्ग में भी बिताया। 1990 में जब वह 20 वर्ष के थे, फोर्स्टर संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क चले गए। अगले 3 वर्षों तक उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के फिल्म स्कूल में दाखिला लिया और कई वृत्तचित्र फिल्में बनाईं। 1995 में वह हॉलीवुड चले गए और $10,000 में लाउंजर्स नामक एक प्रयोगात्मक कम बजट वाली फिल्म की शूटिंग की, जिसने स्लैमडांस फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड जीता। एक फोर्स्टर की पहली फीचर लेंथ मोशन पिक्चर मनोवैज्ञानिक नाटक एवरीथिंग पुट टुगेदर 2000 थी, जिसे संडास फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2. उनकी सफल फिल्म मॉन्स्टर्स बॉल 2001 थी, जिसमें उन्होंने मौत की कतार में खड़े एक व्यक्ति की पत्नी की भूमिका में अकादमी पुरस्कार विजेता हैली बेरी को निर्देशित किया था। फिल्म में बिली बॉब थॉर्नटन, हीथ लेजर, पीटर बॉयल और सीन कॉम्ब्स ने भी अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म फाइंडिंग नेवरलैंड 2004 लेखक जेएम बैरी के जीवन पर आधारित थी। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 7 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। फोर्स्टर को उनके निर्देशन के लिए बाफ्टा, डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका और गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त हुए। फोर्स्टर की अगली फिल्म थ्रिलर स्टे 2005 में इवान मैकग्रेगर और नाओमी वॉट्स ने अभिनय किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में $50 मिलियन के अनुमानित बजट पर $8 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की। 3 स्ट्रेंजर देन फिक्शन 2006 विल फेरेल अभिनीत एक अतियथार्थवादी रोमांटिक कॉमेडी एक महत्वपूर्ण सफलता थी।
4 फिल्म ने दुनिया भर में $54 मिलियन की कमाई की। 5 और विल फेरेल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला। इसके बाद फोर्स्टर ने बेस्ट सेलर खालिद होसैनी की द काइट रनर के रूपांतरण का निर्देशन किया, जिसकी पटकथा दोबारा सहयोगी डेविड बेनियोफ ने लिखी थी और इसमें ब्रिटिश नवागंतुक खालिद अब्दुल्ला ने अभिनय किया था। फिल्म एक अफगानी अमेरिकी व्यक्ति पर आधारित है जो अपने पूर्व सबसे अच्छे दोस्त के बेटे को बचाने के लिए युद्ध से तबाह देश लौटता है। द काइट रनर 14 दिसंबर 2007 को रिलीज हुई और इसने दुनिया भर में $73 मिलियन की कमाई की। 6 इसने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन और इन नॉट इन दी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बाफ्टा बोली भी अर्जित की। इसके अतिरिक्त फोर्स्टर ने 22वीं जेम्स बॉन्ड फिल्म क्वांटम ऑफ सोलिस का निर्देशन किया, जिसकी शूटिंग उनके 38वें जन्मदिन के तुरंत बाद 2 जनवरी 2008 को शुरू हुई, जिससे वह श्रृंखला के इतिहास में सबसे कम उम्र के निर्देशक बन गए। गाय हैमिल्टन द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो थे 41, जब उन्होंने फोर्स्टर के जन्म से 5 साल पहले गोल्डफिंगर का निर्देशन किया था। क्वांटम ऑफ सोलिस को यूनाइटेड किंगडम में 31 अक्टूबर 2008 को रिलीज किया गया था। 7-8 दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर $586 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ यह फ्रैंचाइज के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉन्ड फिल्मों में से एक बन गई। 9 2008 में फोर्स्टर सेट पर क्वांटम ऑफ सोलिस की शूटिंग कर रहे थे। फोर्स्टर ने ब्रैड पिट अभिनीत उपन्यास वर्ल्ड वॉर जेड के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन किया, जिसकी घोषणा पैरामाउंट ने 2010 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में की थी। 10 फिल्म ने 21 जून 2013 को $66 मिलियन से अधिक की कमाई की और दुनिया भर में $540 मिलियन से अधिक की कमाई की। आज तक यह ब्रैड पिट के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है और अब तक की सबसे सफल ज़ोंबी फिल्म है। 11 फोर्स्टर ने ऑल आई सी इज यू की अपनी पटकथा का निर्देशन किया, जो एक अंधी महिला ब्लेक लाइवली और उसके पति जेसन क्लार्क पर आधारित एक दृश्य आधारित नाटक है, जो अपनी दृष्टि की बहाली पर अपने बारे में पहले से अनदेखे और परेशान करने वाले विवरणों की खोज करना शुरू करते हैं और उनकी शादी 2016 में रिलीज हुई। नवंबर 2016 में वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने घोषणा की कि फोर्स्टर विनी द पूह के लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे, जिसका शीर्षक क्रिस्टोफर रॉबिन था। फिल्म का विश्व प्रीमियर 30 जुलाई 2018 को हुआ था और इसे 3 अगस्त 2018 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 12 फोर्स्टर ने विल स्मिथ के साथ जून 2018 में जर्मन अधिकार समूह टेलीपूल को खरीदा। 13-14 अक्टूबर 2020 में मैटल ने घोषणा की कि फोर्स्टर इसी नाम की फ्रेंचाइजी पर आधारित एक एनिमेटेड बटा लाइव एक्शन थॉमस एंड फ्रेंड्स फिल्म का निर्देशन और निर्माण करेगा। 15 जनवरी 2022 में यह घोषणा की गई थी कि फोर्स्टर फाइंडिंग नेवरलैंड के पटकथा लेखक डेविड मैगी के साथ फिर से जुड़ेंगे और टॉम हैंक्स अभिनीत स्वीडिश फिल्म ए मैन कॉल्ड ओवे की अंग्रेजी भाषा की रीमेक ए मैन कॉल्ड ओटो का निर्देशन करेंगे। 16 फिल्मांकन फरवरी 2022 में पिट्सबर्ग में शुरू हुआ, जबकि सोनी पिक्चर्स ने यूरोपीय फिल्म बाजार में $60 मिलियन में विश्वव्यापी वितरण अधिकार हासिल कर लिया, जो दिसंबर 2022 में नाटकीय रिलीज के लिए किसी फिल्म के लिए बाजार में भुगतान किया गया अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। 17-18 जुलाई में फोर्स्टर को वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के लिए नील गैमन फंतासी उपन्यास द ग्रेवयार्ड बुक के रूपांतरण का निर्देशन करने की घोषणा की गई थी। 19 फिल्मोग्राफी संपादन करना। फिल्में संपादन करना। वर्ष शीर्षक निर्देशक निर्माता लेखक टिप्पणियां।
1995 आराम कुर्सियां हाँ नहीं हाँ सेबेस्टियन रोशे के साथ सह लेखन किया। 2000 सब कुछ एक साथ रखा हाँ नहीं हाँ एडम फोरगैश और कैथरीन लॉयड बर्न्स के साथ सह लेखन किया। 2001 मॉन्स्टर्स बॉल हाँ नहीं नहीं। 2004 नेवरलैंड की तलाश हाँ नहीं नहीं कॉस्ट्यूम रूम वर्कर के रूप में कैमियो। 2005 रहना हाँ नहीं नहीं। 2006 कल्पित कथा के बजाय अजनबी हाँ नहीं नहीं। 2007 द काइट रनर हाँ नहीं नहीं। 2008 क्वांटम ऑफ सोलेस हाँ नहीं नहीं। 2011 मशीन गन प्रीचर हाँ हाँ नहीं। 2013 विश्व युद्धदज हाँ कार्यकारिणी नहीं। 2016 मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं दिखता हाँ 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 शॉन कॉनवे के साथ सह लेखन किया। 2018 क्रिस्टोफर रॉबिन हाँ नहीं नहीं। 2022 ओटो नामक एक आदमी हाँ कार्यकारिणी नहीं। 2023 सफेद पक्षी हाँ नहीं नहीं डाक उत्पादन। 2024 थॉमस एंड फ्रेंड्स द मूवी हाँ हाँ नहीं पूर्व उत्पादन। कार्यकारी निर्माता डिस्कनेक्ट 2012। रविवार आओ 2018। मेरा कुत्ता बेवकूफ 2019। मैथ्यू माइकल कार्नाहन कभी कभी मैट कार्नाहन के रूप में श्रेय दिया जाता है, एक अमेरिकी पटकथा लेखक हैं, एक जिन्होंने फीचर फिल्म द किंगडम 2007 और हिट बीबीसी टेलीविजन नाटक धारावाहिक स्टेट ऑफ प्ले का फिल्म रूपांतरण लिखा है। कार्नाहन ने यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के लिए लायंस फॉर लैम्प्स की पटकथा भी लिखी। दो उनके भाई जो कार्नाहन हैं, जिन्होंने नार्क 2002, स्मोकिन एसेस 2006 और द ए टीम 2010 का लेखन और निर्देशन किया। मैथ्यू माइकल कार्नाहन जन्म पोर्ट ह्यूरन मिशिगन यूएस। अन्य नामों मैट कार्नाहन। व्यवसाय पटकथा लेखक फिल्म निर्देशक। रिश्तेदार जो कार्नाहन भाई। उन्होंने जॉम्बी फिल्म वर्ल्ड वॉर जेड 2013 की पटकथा पर काम किया। उन्होंने अपने भाई जो कार्नाहन के साथ नेमेसिस के फिल्म रूपांतरण के लिए पटकथा लिखी। डेमन लॉरेंस लिंडेलोफ जन्म 24 अप्रैल 1973, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, हास्य पुस्तक लेखक और निर्माता हैं। उनकी प्रशंसाओं में उन्हें 12 नामांकनों में से 3 प्राइमटाइम एमी पुरस्कार प्राप्त हुए। 2010 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। लिंडेलोफ को कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित टेलीविजन श्रृंखलाओं के निर्माता और श्रोता के रूप में जाना जाता है, जैसे एबीसी विज्ञान कथा नाटक श्रृंखला लॉस्ट 2004-2010, एचबीओ विज्ञान कथा नाटक श्रृंखला द लेफ्टओवर्स 2014-2017, एचबीओ सुपर हीरो सीमित श्रृंखला वॉचमेन 2019 और हाल ही में पीकॉक साइंस फिक्शन सीमित श्रृंखला मिसेस डेविस 2023। दोस्तों पिछली जो मूवी बनी थी 2013 में, उसका बजट था 190 मिलियन से लेकर मैं आपको बता दूं 270 मिलियन डॉलर के बीच में, और इसने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कलेक्ट किया था 500 बिलियन डॉलर्स का इसने कलेक्शन कलेक्ट किया था, जो कि बड़ा आंकड़ा था। और अब की बार इसका बजट जो रहने वाला है वो लगभग 600 से 700 मिलियन डॉलर्स से भी ऊपर जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पहले जब इसे बनाने की बात की गई थी तो इसमें बजट कम पड़ रहा था, इसीलिए इसे रोक दिया गया था और अब इसे एक तरह से दोबारा बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। बाकी मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने बताने की कोशिश की है। और आपको दोस्तों ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे एक तरह से इसके बारे में, इसकी जो कास्टिंग है उसके बारे में और डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। लिंडेलोफ सीबीएस अपराध नाटक श्रृंखला नैश ब्रिजेस 2000-2001 और एनबीसी अपराध नाटक श्रृंखला क्रॉसिंग जॉर्डन 2001-2004 के लेखक भी थे।
उन्होंने काउबॉयज एंड एलियंस 2011, प्रोमेथियस 2012, स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस 2013, वर्ल्ड वॉर जेड 2013 और टुमारोलैंड 2015 फिल्मों का सह लेखन किया। अंतर्वस्तु: प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। संपादन करना: लिंडेलोफ का जन्म एंगलवुड, न्यू जर्सी में हुआ था, जो एक शिक्षक सुसान क्लाउसन और एक बैंक मैनेजर डेविड हर्बर्ट लिंडेलोफ के पुत्र थे। 3-4 लिंडेलोफ की मां अश्केनाजी यहूदी हैं। उनका परिवार पोलैंड के बेलस्टॉक से है। उनके पिता के वंश में स्वीडिश, जहां उनके लिंडेलोफ परदादा का जन्म वेलिंगे, मालमोहस में हुआ था, नॉर्वेजियन, स्पेनिश और जर्मन शामिल थे। 1567 लिंडेलोफ ने टीनेक में अपना बार मिट्जवा मनाया, जहां उन्होंने आराधनालय में भाग लिया। 8 लिंडेलोफ टीनेक हाई स्कूल गए, एक ऐसा स्कूल जिसके विविध छात्र समूह को एक लेखक के रूप में अपने क्षितिज का विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है। 9 उन्होंने कहा है, मैं टीनेक में पला बढ़ा एक यहूदी श्वेत बच्चा था, लेकिन साथ ही मेरे अफ्रीकी, फिलिपिनो और एशियाई दोस्त भी थे और शानदार शिक्षा प्राप्त करते हुए पूरे हाई स्कूल के दौरान उस अनुभव को पाना अद्भुत था। 8 उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में फिल्म स्कूल में दाखिला लिया, बैंड पेटिंग जू में संक्षिप्त प्रदर्शन किया और स्नातक होने के बाद लॉस एंजेल्स चले गए। आजीविका। संपादन करना: 19992003 प्रारंभिक कैरियर और सफलता। संपादन करना: लिंडेलोफ के लेखन करियर को शुरुआती बढ़ावा 1999 में मिला, जब उन्हें उनकी पटकथा परफेक्शनिस्ट्स के लिए निकोल फेलोशिप के लिए सेमीफाइनलिस्ट के रूप में चुना गया था। 10 इससे पहले उन्होंने पैरामाउंट, फॉक्स और एलन लेड स्टूडियो में स्क्रिप्ट की समीक्षा पर काम किया था। 1999 में लिंडेलोफ ने ड्रामा सीरीज वेस्टलैंड और एंथोलॉजी सीरीज अनड्रेस्ड पर एक लेखक के रूप में अपना पेशेवर करियर शुरू किया। उन्हें सीबीएस अपराध नाटक श्रृंखला नैश ब्रिजेस पर एक लेखक के रूप में अधिक ध्यान मिला, जिस पर उन्होंने 2000 से 2001 तक काम किया। इसके बाद उन्होंने एनबीसी अपराध नाटक श्रृंखला क्रॉसिंग जॉर्डन को लिखा और निर्मित किया, जिस पर उन्होंने इसके तीसरे सीजन के अंत तक काम किया। 2004-2010 हार और व्यावसायिक सफलता। संपादन करना: मुख्य लेख लॉस्ट 2004 टीवी श्रृंखला। 2004 में लिंडेलोफ को ड्रामा सीरीज लॉस्ट में एक कार्यकारी निर्माता और श्रोता, कार्लटन क्यूस के साथ के रूप में और अधिक पहचान और सफलता मिली। श्रृंखला को कहानी कहने के अनूठे ब्रांड और मजबूत पात्रों के लिए सराहा गया। शो के पहले 2 सीजन की रेटिंग बहुत अच्छी थी और अपने 6 सीजन के प्रसारण के दौरान यह शो कभी भी शीर्ष 30 से बाहर नहीं हुआ। लॉस्ट पर लिंडेलोफ के काम ने अपने पूरे दौर में कई पुरस्कार और नामांकन प्राप्त किए, जिसमें 2005 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीतना भी शामिल है। 11 लिंडेलोफ और द लॉस्ट राइटिंग स्टाफ ने पहले और दूसरे सीजन में अपने काम के लिए फरवरी 2006 समारोह में सर्वश्रेष्ठ नाटकीय श्रृंखला के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड जीता। 12 उन्हें सर्वश्रेष्ठ नाटकीय श्रृंखला के लिए WGA पुरस्कार के लिए 3 बार नामांकित किया गया, अर्थात दूसरे और तीसरे सीजन में उनके काम के लिए फरवरी 2007 समारोह, 13 चौथे सीजन में उनके काम के लिए फरवरी 2009 समारोह में 14 और 5वें सीजन में अपने काम के लिए फरवरी 2010 समारोह में 15 लिंडेलोफ और उनके सह लेखक ड्रू गोडार्ड को फ्लैशेस बिफोर योर आइज एपिसोड लिखने के लिए फरवरी 2008 के समारोह में सर्वश्रेष्ठ एपिसोडिक ड्रामा के लिए WGA पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 16 वंडरकॉन 2012 में लिंडेलोफ
लिंडेलोफ और सह श्रोता कार्ल्टन क्यूस को अपने दैनिक पॉडकास्ट और प्रशंसक समुदाय में सक्रिय होने जैसी चीजों के साथ बदलते समय को सही मायने में अपनाने वाले पहले लोगों में से दो के रूप में घोषित किया गया है। 6 सीजन में से अधिकांश को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, लेकिन लिंडेलोफ और क्यूस दोनों शो में आलोचनाओं को संबोधित करने से डरते नहीं थे, चाहे वह पॉडकास्ट के माध्यम से हो या मीडिया के अन्य रूपों के माध्यम से। हालांकि लिंडेलोफ ने 2013 के अंत में कहा कि वह अब शो के खत्म होने के तरीके से नाखुश लोगों को संबोधित नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, और मैं क्या करूं? मैं यह स्वीकार करने के अवसर का लाभ उठा रहा हूं कि कितने लोग इससे असंतुष्ट थे कि इसका अंत कैसे हुआ। जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं आत्मनिंदा करने वाला और मजाकिया बनने की कोशिश करता हूं, लेकिन यह लोगों को यह बताने के लिए एक विस्तृत या स्पष्ट रक्षा तंत्र है कि मैं कमरे में हाथी के बारे में पूरी तरह से जागरूक हूं और मुझे उसके बैठने से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मेरे चेहरे पर और मेरे चारों ओर गंदगी और यहाँ मेरा हिस्सा है, मैं अंततः इसके बारे में बात करना बंद कर दूंगा। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इसका हकदार या इससे ऊपर महसूस करता हूं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं दिल या दिमाग नहीं बदलूंगा। मैं आपको पूरे समय यह विश्वास नहीं दिलाऊंगा कि वे मरे नहीं थे, और न ही मेरी अनंत घोषणाओं के बावजूद यह मानने के लिए आपसे नाराज होंगे कि वे मरे हुए थे। 17 लिंडेलोफ को दिसंबर 2008 के द राइट एनवायरनमेंट के एपिसोड में दिखाया गया था, जो एक सार्वजनिक टेलीविजन श्रृंखला थी जिसमें टीवी के कुछ सबसे विपुल और प्रसिद्ध श्रृंखला निर्माता और लेखकों के साथ गहन स्पष्ट एक पर एक साक्षात्कार शामिल थे। साक्षात्कार डीवीडी पर भी उपलब्ध है। 18-19 लॉस्ट के अंत के करीब पहुंचते समय यह अफवाह थी कि लिंडेलोफ और जे अब्राम्स स्टीफन किंग की द डार्क टावर श्रृंखला का एक फिल्म रूपांतरण लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। लिंडेलोफ ने 2009 के अंत में यूएसए टुडे के साथ एक प्रश्नोत्तरी में इसे खारिज कर दिया। उन्होंने टिप्पणी की, लॉस्ट पर 6 साल काम करने के बाद आखिरी चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है अगले 7 साल मेरी सर्वकालिक पसंदीदा किताबों में से एक को अपनाने में बिताना। मैं हूं स्टीफन किंग का इतना बड़ा प्रशंसक कि मैं इसे खराब करने से डरता हूं। मैं किसी और द्वारा लिखी गई उन फिल्मों को देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेरा अनुमान है कि वे बनेंगी क्योंकि वे बहुत अविश्वसनीय हैं, लेकिन मेरे द्वारा नहीं। 20 लिंडेलोफ ने बाद में 2009 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म स्टार ट्रेक में सह निर्माता के रूप में काम किया, जिसे उनके लगातार सहयोगी जे अब्राम्स द्वारा निर्देशित किया गया था। मई 2023 में लिंडेलोफ और क्यूस पर लॉस्ट पर अपने कार्यकाल के दौरान कई कलाकारों और लेखकों द्वारा विषाक्त कार्यस्थल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। बर्न इट डाउन, पावर, कॉम्प्लिसिटी एंड ए कॉल फॉर चेंज इन हॉलीवुड पुस्तक के एक अंश में लेखक मॉरीन रयान ने पर्दे के पीछे की कथित विषाक्तता पर श्रृंखला के विभिन्न अभिनेताओं, लेखकों और चालक दल के सदस्यों का साक्षात्कार लिया। कई स्रोतों ने दावा किया कि लिंडेलोफ ने श्रृंखला से हेरोल्ड पेरिन्यू के प्रस्थान के बारे में कहा था कि अभिनेता ने मुझे नस्लवा दी कहा था, इसलिए मैंने उसे बर्खास्त कर दिया। 21 लिंडेलोफ ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा, मुझे उन विशिष्ट चीजों की कोई याद नहीं है और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे नहीं हुए। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह सचमुच मेरे दिमाग को चकित कर रहा है कि वे घटित हुए थे, और यह सोचना कि मैंने उनकी गवाही दी थी या मैंने उन्हें कहा था। यह सोचना कि वे मेरे मुंह से निकले थे या उन लोगों के मुंह से निकले थे जिन्हें मैं अब भी मित्र मानता हूं, गणना करना नहीं है। 18 लिंडेलोफ ने लॉस्ट में श्रोता के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत विफलताओं को स्वीकार करते हुए कहा,
एक प्रबंधक और एक बॉस के रूप में मेरी बुनियादी अनुभवहीनता का स्तर, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मेरी भूमिका जो रचनात्मक खतरे और जोखिम लेने का माहौल तैयार करने के साथ साथ सुरक्षा प्रदान करने वाली थी, और रचनात्मक प्रक्रिया के अंदर आराम, मैं उस प्रयास में असफल रहा और मैं महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ हूँ। और इसे उन लोगों की कीमत और आघात पर नहीं आना चाहिए था जिन्हें मैंने लॉस्ट पर चोट पहुंचाई थी। 18 2011-2017 द लेफ्टओवर्स फिल्में और आलोचनात्मक प्रशंसा। संपादन करना। मुख्य लेख द लेफ्टओवर्स टीवी श्रृंखला। 2011 में लिंडेलोफ ने फंतासी श्रृंखला वंस अपॉन ए टाइम के विकास में सहायता की, जिसे पूर्व लॉस्ट लेखक एडवर्ड किटिस और एडम होरोविट्स ने बनाया था। पायलट में उन्हें आधिकारिक तौर पर श्रेय नहीं दिया गया। 22 इसके अलावा 2011 में लिंडेलोफ, एलेक्स कर्ट्जमैन और रॉबर्टो ओर्सी और कई अन्य लेखकों ने कॉमिक बुक श्रृंखला काउबॉय एंड एलियंस के फिल्म संस्करण की पटकथा में योगदान दिया। लिंडेलोफ ने रिडले स्कॉट की विज्ञान कथा फिल्म प्रोमेथियस के लिए पटकथा का सह लेखन किया, जो व्यावसायिक सफलता के लिए जून 2012 में रिलीज हुई थी। लिंडेलोफ ने 2013 के साइंस फिक्शन एक्शन सिक्वल स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस का भी निर्माण किया और कर्ट्जमैन और ओर्सी के साथ इसकी पटकथा लिखी। साथ ही उस वर्ष उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म वर्ल्ड वॉर जेड के लिए पटकथा का सह लेखन किया। पीबॉडी अवार्ड्स 2016 में लिंडेलोफ। उन्होंने लिंडेलोफ, बर्ड और जेफ जेनसेन की कहानी पर आधारित निर्देशक ब्रैड बर्ड के साथ साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म टुमारोलैंड की पटकथा का सह लेखन किया। 2015 में रिलीज होने से पहले यह फिल्म कई वर्षों से विकास में थी। 23-24 2014 में लिंडेलोफ ने टॉम पेरोट्टा के साथ HBO अलौकिक नाटक श्रृंखला द लेफ्टओवर्स का सह निर्माण किया, जो पेरोट्टा के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। 25-26 उन्होंने शो के 3 सीजन के दौरान शोरनर और कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। 27 श्रृंखला को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। कई आलोचकों ने द लेफ्टओवर्स को सर्वकालिक महानतम टेलीविजन श्रृंखलाओं में से एक बताया। 28, 29, 30, 31, 32 और इसके लेखन, निर्देशन, अभिनय और विषयगत गहराई की विशेष प्रशंसा की। अपने पूरे प्रदर्शन के दौरान औसत नील्सन रेटिंग प्राप्त करने के बावजूद श्रृंखला ने एक पंथ विकसित किया है। 33, 34, 35 2018 वर्तमान वॉचमैन और आगे की फिल्में। संपादन करना। मुख्य लेख चौकीदार टीवी श्रृंखला। अगस्त 2018 में यह घोषणा की गई थी कि लिंडेलोफ एलन मूर के वॉचमैन को HBO के लिए एक श्रृंखला के रूप में रूपांतरित करेगा। उन्हें पहले यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि यह उनका पसंदीदा ग्राफिक उपन्यास था और लॉस्ट पर एक बड़ी प्रेरणा थी। 36 श्रृंखला, जिसमें ग्राफिक उपन्यास की घटनाओं पर आधारित एक मूल कहानी है, का आलोचकों की प्रशंसा के साथ 2019 में प्रीमियर हुआ। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर श्रृंखला को 112 समीक्षाओं के आधार पर 95% प्रमाणित ताज़ा रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 8.58/10 है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, बोल्ड और ब्रिस्टलिंग वॉचमैन को देखना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ की नई परतें और कई जटिल पात्रों को जोड़कर यह अपनी खुद की एक प्रभावशाली पहचान बनाने के लिए अपने स्रोत सामग्री पर विशेषज्ञ रूप से निर्माण करता है। 37 जबकि HBO ने शो के प्रसारण के बाद दूसरे सीजन की पुष्टि नहीं की थी, लिंडेलोफ ने कहा कि अगर ऐसा होता तो वह संभवतः इसके लिए वापस नहीं आते, बल्कि इसके बजाय इस ब्रह्मांड में स्थापित एक और कहानी बताने के लिए एक और निर्माता आगे आते। लिंडेलोफ ने कहा कि उन्हें लगा कि शो मेरी कहानी नहीं है,
और ये 9 एपिसोड एक तरह से वह सब कुछ हैं जो मुझे वॉचमैन के बारे में इस बिंदु पर कहना है। 38 2019 में लिंडेलोफ एटीए और पैकेजिंग की प्रथा के खिलाफ डब्ल्यूजीए के रुख के हिस्से के रूप में अपने एजेंटों को बर्खास्त करने में कई अन्य लेखकों में शामिल हो गए। 39 2020 में लिंडेलोफ ने हॉरर थ्रिलर फिल्म द हंट का लेखन और निर्माण किया। फिल्म ने अपने राजनीतिक विषय के कारण कुछ मीडिया विवादों को आकर्षित किया। 40 और रिलीज होने पर इसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। लगभग एक सप्ताह तक व्यापक रिलीज के बाद कोविड-19 नियमों ने सिनेमाघरों को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया और फिल्म बाद में लगभग विशेष रूप से ड्राइव इन्स पर चली। 41 2022 में लिंडेलोफ को एक आगामी स्टार वॉर्स फिल्म के लेखक के रूप में घोषित किया गया था, जिसका निर्देशन शर्मीन ओबैद चिनॉय ने किया था। 42 उन्होंने एक ड्राफ्ट पेश किया और 2023 में स्टीवन नाइट को उनकी जगह लेते हुए प्रोजेक्ट छोड़ दिया। 43-44 कॉमिक्स संपादन करना। लिंडेलोफ मार्वल कॉमिक्स के लिए 6 अंक वाली कॉमिक बुक मिनिसीरीज अल्टीमेट वुल्वरिन बनाम हल्क के लेखक हैं, जो अल्टीमेट मार्वल ब्रह्मांड में घटित होती है। 45 इसका प्रकाशन जनवरी 2006 में शुरू हुआ। फरवरी 2006 में दूसरे अंक के बाद लिंडेलोफ के अन्यत्र भारी कार्यभार के कारण उत्पादन निलंबित कर दिया गया था। आखिरी स्क्रिप्ट 2008 में मार्वल को सौंपी गई थी और श्रृंखला का प्रकाशन मार्च 2009 में फिर से शुरू हुआ। उन्होंने जून 2012 में डीसी कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित कॉमिक बुक श्रृंखला लीजेंड्स ऑफ द डार्क नाइट वॉल्यूम 2 का पहला अंक भी लिखा। लिंडेलोफ ने टाइम वॉर्प नंबर 1 मई 2013 के लिए एक रिप हंटर कहानी लिखी, जिसे जेफ लेमायर ने तैयार किया था और वर्टिगो द्वारा प्रकाशित किया गया था। 46-47 कलात्मकता संपादन करना। सहयोगियों संपादन करना। लिंडेलोफ अक्सर फिल्म पेशेवरों के एक मजबूत समूह के साथ सहयोग करते हैं, जिसमें जे अब्राम्स, एडम होरोविट्स, एलेक्स कर्ट्जमैन, रॉबर्टो ओर्सी, एडवर्ड किटिस, आंद्रे नेमेक, जोश एपेलबाम, जेफ पिंकनर और ब्रायन बर्क शामिल हैं। 6 को प्रभावित संपादन करना। लिंडेलोफ स्वयं को स्टीफन किंग का प्रशंसक बताते हैं और उन्होंने लॉस्ट में किंग के काम के कई संदर्भ दिए हैं। साथ ही आधिकारिक लॉस्ट पॉडकास्ट में उल्लेख किया है कि द स्टैंड एक बड़े प्रभाव के रूप में कार्य करता है। लिंडेलोफ को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि एलन मूर द्वारा लिखित ग्राफिक उपन्यास वॉचमैन अब तक निर्मित लोकप्रिय उपन्यास का सबसे बड़ा टुकड़ा है और लॉस्ट पर इसका प्रभाव शो में कई बार स्पष्ट है। उन्होंने लॉस्ट के लिए एक बड़े प्रभाव के रूप में डेविड लिंच की ट्विन पीक्स का भी उल्लेख किया है। 48 जे अब्राम्स ने अक्सर लॉस्ट पर एक और प्रमुख प्रभाव के रूप में पैट्रिक मैकगोहन की इसी तरह की प्रतीकात्मक विज्ञान फाई बटा जासूसी श्रृंखला द प्रिजन का हवाला दिया था। लिंडेलोफ ने बिना किसी विशेष क्रम के अपनी पसंदीदा 6 फिल्मों की सूची दी है, जैसे टच ऑफ एविल, रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क, पल्प फिक्शन, द शाइनिंग, बाम्बी और द गॉडफादर पार्ट 2। 49 लिंडेलोफ टेलीविजन श्रृंखला द वायर, ब्रेकिंग बैड और बैटल स्टार गैलेक्टिका के प्रशंसक हैं। व्यक्तिगत जीवन संपादन करना। लिंडेलोफ ने 2005 में हेडी मैरी फुगेमैन से शादी की। दंपति का एक बच्चा है। 2005 में वह जे अब्राम्स की बैड रॉबोट टीम में शामिल हो गए, जहां उन्होंने एलियास और लॉस्ट दोनों के लिए लिखा और लॉस्ट लेखन स्टाफ के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ ड्रामेटिक सीरीज के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका (WGA) पुरस्कार जीता। 2006 में इसके तीसरे सीजन के दौरान गोडार्ड लॉस्ट के सह कार्यकारी निर्माता बन गए। फरवरी 2007 तक गोडार्ड ने अपना पहला फीचर क्लोवरफील्ड लिखा,
जो मैट रीव्स द्वारा निर्देशित और जे अब्राम्स द्वारा निर्मित था। 4 क्लोवरफील्ड ने $25 मिलियन के बजट पर $168 मिलियन कमाए। एम्पायर ने इसे 2008 की 5वीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम दिया और फिर फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ साइंस फिक्शन फिल्म के लिए वर्ष का सैटर्न पुरस्कार जीता। गोडार्ड के निर्देशन में बनी पहली फिल्म द कैबिन इन द वुड्स जोस वेडन के साथ सह-लिखित थी। रॉटेन टोमाटोज पर 92% अनुमोदन रेटिंग अर्जित करने के अलावा द कैबिन इन द वुड्स को मेटाक्रिटिक की 2012 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया गया था। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ हॉरर या थ्रिलर फिल्म के लिए वर्ष का सैटर्न पुरस्कार जीता। साथ ही गोडार्ड सैटर्न का फिल्म निर्माता शोकेस पुरस्कार भी प्राप्त किया। 2012 में जे माइकल स्ट्रैजिन्स्की, मैथ्यू माइकल कार्नाहन और लॉस्ट श्रोता डेमन लिंडेलोफ के अलावा गोडार्ड ने ब्रैड पिट अभिनीत और मार्क फोर्स्टर द्वारा निर्देशित फिल्म वर्ल्ड वॉर ज़ेड के दोबारा शूट से पहले पटकथा के तीसरे भाग को फिर से लिखा। फिल्म ने $190 मिलियन के बजट पर $540 मिलियन की कमाई की। परिणामस्वरूप जून 2013 में पैरामाउंट ने घोषणा की कि वह अगली कड़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, हालांकि अंततः इसे रद्द कर दिया गया। दोस्तों पिछली जो मूवी आई थी उसकी लेंथ 116 मिनट थी और उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेनेशन कर ही दी है। यदि पूरी आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए तो आप नीचे लिख दें, उस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मैंने इस मूवी के बारे में जितनी भी अपडेट निकल कर आई है सारी कुछ आपको बताने की कोशिश की है और पिछला पार्ट आप इससे एक तरह से नेटफ्लिक्स और भी कई OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो, हिंदी के अंदर अवेलेबल है। और दोस्तों इसी के साथ ये जो अपकमिंग मूवी आने वाली है ये सिनेमाघरों में आपको हिंदी इंग्लिश के साथ और भी कई लैंग्वेजों में देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों आपको और भी किसी मूवी या सीरीज की अपडेट जाननी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है 2024 में अपकमिंग आने वाली मूवीज़ की अपडेट के बारे में, वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।